एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक एंड इस चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। आज के इस वीडियो में बेसिकली हमें अपने 10th टॉपिक से स्टार्ट करना है एंड 10th टॉपिक का नाम है डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, देन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही फर्स्ट 9 टॉपिक्स कंप्लीट करवाया है। या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी देखना है, देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन को क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो को भी देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विद आवर टॉपिक नंबर 10th एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। यानी कि आज के इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन में लोगों के बीच में कैसे डिबेट्स होते हैं, लोग कैसे एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, विवाद करते हैं। साथ ही इस टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो चर्चमैन है, जो क्लर्जी है, जो फर्स्ट ऑर्डर है, उनका जो डोमिनेंस था सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर में, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। यही चीज़ हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले बता रखा है कि ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, ये वो 4 फैक्टर्स थे, ये वो 4 माध्यम थे जिसके थ्रू जो इटालियन टाउन्स है एंड जो इटालियन कोर्ट है, वो बाकी के दुनिया के साथ अपना जो लिंक है वो बना रहा था, बाकी के दुनिया के साथ वो जुड़ रहा था। इसके अलावा ये बता रखा है कि ये जो न्यू कल्चर था जो कि इटालियन सिटीज़ में डेवलप हो रहा था, यानी कि जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था, जो ह्यूमनिस्ट व्यू था, ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो न्यू कल्चर था, इसको बेसिकली जो एजुकेटेड पीपल थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे एंड जो सोसाइटी में वेल्दी पीपल थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो दौलतमंद लोग थे, उन लोगों ने इस न्यू कल्चर को एडमायर किया, यानी कि उन लोगों ने इस न्यू कल्चर की प्रशंसा की एंड उसको फॉलो किया, उसको प्रैक्टिस किया। एंड ये जो न्यू कल्चर था, जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था, इस न्यू कल्चर के न्यू आइडियाज़, यानी कि इस ह्यूमनिज्म के कल्चर के जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज थे, वो बहुत कम ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचा, यानी कि जो साधारण मनुष्य थे, जो नॉर्मल मैन थे, जो नॉर्मल वुमेन थे, उन लोगों तक ज़्यादा ह्यूमनिस्ट आइडियाज नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? बिकॉज जो ऑर्डिनरी मैन थे वो लोग बेसिकली इलिटरेट थे, उन लोगों को पढ़ना या फिर लिखना नहीं आता था। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये बहुत अच्छे से देखा था कि जो एजुकेशन था, जो लिटरेसी थी, जो प्रिंटेड बुक्स थे, वो सबसे मेन सोर्स था जिसके थ्रू जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज है वो लोगों तक पहुंच रहा था। सबसे जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स था ह्यूमनिस्ट आइडियाज को फैलाने का, वो बेसिकली एजुकेशन था। जो लिटरेट पर्सन थे, जो एजुकेटेड, जो वेल्दी पर्सन थे, जो कि प्रिंटेड बुक्स को बाय भी कर सकते थे एंड उन लोगों को पढ़ना भी आता था, उन लोगों तक तो ये जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था, ह्यूमनिस्ट जो आइडियाज थे, वो बहुत अच्छे से पहुंच रहे थे। बट जो ऑर्डिनरी मैन थे, जो नॉर्मल पीपल थे, जो लोग इतना वेल्दी नहीं थे, जो कि प्रिंटेड बुक्स को खरीद नहीं सकते, एंड अगर वो लोग खरीद भी लेते देन वो लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसीलिए ऑर्डिनरी मैन तक ये जो न्यू कल्चर का न्यू आइडियाज था, जो ह्यूमनिस्ट आइडिया था, वो नहीं पहुंचा। 15 एंड अर्ली 16 सेंचुरीज के दौरान बहुत सारे जो स्कॉलर्स है इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ यूरोप के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स थे, वो अब ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ आकर्षित हो रहे थे। सबसे पहले तो हमने देखा ये जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये इटाली में ही राइज होता है, एंड क्या वो रीजंस थे वो भी हमने पढ़े। इटाली के जो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, वो तो ऑलरेडी ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्टेड हो चुके थे। बट अब हमें ये देखने को मिला है कि इटली के अलावा नॉर्थ यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज थी एंड उन यूनिवर्सिटीज में जो स्कॉलर्स थे, वो भी अब ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे।
लाइक देयर इटालियन कलीग्स, यानी कि अपने इटालियन कलीग्स की तरह। सो इटालियन कलीग्स किन लोगों को कहा गया है? बेसिकली इटली के यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स थे उन लोगों को इटालियन कलीग्स कहा गया है। सो अपने इटालियन कलीग्स की तरह नॉर्थ यूरोप के यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स थे वो भी अब क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट की तरफ फोकस कर रहे थे। सो बेसिकली इटाली के यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने तो पहले ही समझ लिया कि क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटिंग्स का, उनके टेक्स्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो तो ऑलरेडी इन सब के ऊपर फोकस कर रहे थे। सो इन्हीं के जैसे जो अब नॉर्थ यूरोप के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स थे वो भी अब ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट की तरफ फोकस करने लगे, अपना ध्यान जो है उसको केंद्रित करने लगे अलॉन्ग विद द होली बुक्स ऑफ द क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियंस का जो होली बुक है, जो धार्मिक किताब है, जो पवित्र किताब है, यानी कि यहाँ पे बाइबल की बात की जा रही है। सो जो नॉर्थ यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स थे वो लोग इन ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट के साथ साथ क्रिश्चियन के होली बुक के ऊपर भी अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। बट अनलाइक इटली वेयर प्रोफेशनल स्कॉलर्स डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, यानी कि इटली में हमने यही देखा था कि जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे वही लोग बेसिकली ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को डोमिनेट कर रहे थे। ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट आया था, उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? जो स्कॉलर्स थे, जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे इटली में, वो लोग। बट नॉर्थ यूरोप में हमें ये देखने को मिला कि चर्च के बहुत सारे मेंबर्स भी ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। सो चर्च के बहुत सारे जो लोग थे, जो क्लर्जी मैन थे, जो चर्च मैन थे, वो लोग भी ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ, ह्यूमनिज्म के आइडियाज की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। They called on Christians to practice religion in the way laid down in the ancient texts of their religion, discarding unnecessary rituals which they condemned as later addition to a simple religion। यानी कि ये जो चर्चमैन थे, जो ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, उन्होंने ये बताया कि हर एक क्रिश्चियन को, हर एक क्लर्जी मैन को उस रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको इस तरह से फॉलो करना चाहिए जिस तरह से हमारे रिलीजन के एंशियंट टेक्स्ट में लिखा गया है, यानी कि जिस तरह से बाइबल में लिखा गया है। डिस्कार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स, यानी कि जो अननेसेसरी, जो अनावश्यक, जो बेफिजूल के, जो बेकार के रिचुअल्स है, जो प्रथाएं हैं, रिवाज है, उसे हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हमें उसको त्याग कर देना चाहिए, हमें ऐसे रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। which they condemned as later addition to a simple religion। so इन चर्चमैन के अकॉर्डिंग ये जो unnecessary rituals है ये बेसिकली बाद में ऐड किए गए थे हमारे सिंपल रिलीजन में, यानी कि क्रिश्चियनिटी ये जो रिलीजन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इस रिलीजन में ये सारे अननेसेसरी रिचुअल्स पहले नहीं थे। बट बाद में जो कुछ करप्ट क्लर्जी मैन थे उन्होंने ऐसे अननेसेसरी रिचुअल्स को ऐड कर दिया हमारे सिंपल रिलीजन के साथ एंड इसी के कारण जो क्रिश्चियनिटी ये जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गया। सो बहुत सारे बेफालतू के प्रैक्टिस करवाते थे क्लर्जी मैन, जो कि हमने बेसिकली अपने थर्ड ऑर्डर वाला जो चैप्टर था उसमें देखा था। सो बेसिकली हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो क्लर्जी मैन थे, जो फर्स्ट ऑर्डर था, सबसे पहले तो उन्होंने पूरा जो सोसाइटी था उसको 3 वर्गों में, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया एंड जो सबसे पहला ऑर्डर था उस ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को प्लेस किया। फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने क्लर्जी मैन को प्लेस किया एंड इसके अलावा जो थर्ड वर्ग के, जो थर्ड ऑर्डर के लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन लोगों पर बहुत सारे अननेसेसरी, बेफिजूल के जो रिचुअल्स से प्रथाएं हैं वो थोप दिया एंड वो लोग उनको कहने लगे कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो रिलीजन है, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, आप उसके खिलाफ जाएंगे एंड फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो रिलीजन के नाम पे डरा धमका कर वो लोग अननेसेसरी रिचुअल्स को परफॉर्म करवाते थे और इन सब के साथ साथ जो क्लर्जी मैन थे वो लोग थर्ड ऑर्डर के लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करते थे एंड बहुत ज़्यादा डोनेशन भी लेते थे। बट अब जो कुछ चर्च के मेंबर्स थे जिन्होंने अब ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझा एंड ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, उन्होंने ये जितना भी करप्शन था क्रिश्चियनिटी रिलीजन में, इन सबको समझा एंड उन्होंने कहा कि ये जो अननेसेसरी रिचुअल्स है हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। There was a radically new view of human beings as free and rational agents, यानी कि अब एक radically new view आ रहा था ह्यूमन बींग्स के ऊपर
यानी कि अब ह्यूमन बींग्स को लेकर, मानव को लेकर एक नया व्यू, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सोच आ रहा था दैट ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड रैशनल एजेंट्स। यानी कि जो मनुष्य है वो लोग फ्री है और साथ ही वो लोग रैशनल एजेंट्स है, यानी कि वो लोग एक ऐसे पर्सन है जो कि सेंसिबल है और अपने डिसीजन को खुद वो लोग ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंट थिंकिंग, यानी कि अपने थिंकिंग के थ्रू अपना जो डिसीजन है वो लोग खुद ले सकते हैं रेदर देन इमोशन। सो उन्हें किसी भी क्लर्जी मैन के ऊपर या फिर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपने डिसीजन को लेने के लिए। वो लोग खुद इतने कैपेबल है, सेंसिबल है कि वो लोग अपने डिसीजन को खुद ले सकते हैं। सो ये एक न्यू आइडिया उभर के आ रहा था ह्यूमन बींग्स को लेकर। और फिर बाद के जो फिलोसोफर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं बाय अ बिलीफ इन अ डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन, यानी कि इस बिलीफ से कि एक डिस्टेंट गॉड है, एक भगवान है जो कहीं दूर पे रहते हैं एंड उसी भगवान ने हमें क्रिएट किया है, मनुष्य को क्रिएट किया है, मनुष्य को बनाया है। बट उस भगवान ने हमें कंप्लीट फ्रीडम अलाउ किया है, हमें कंप्लीट फ्रीडम दिया है, हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं बिना किसी दबाव के, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड नाउ। यानी कि हैप्पीनेस की तलाश में, हैप्पीनेस खुशी की तलाश में हम अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं यहाँ पे और अभी, यानी कि अर्थ में ही हम खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं। हमें बहुत रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे या फिर अननेसेसरी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में हम पृथ्वी पे रहकर और फ्रीली जी कर ही जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है उसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें मरने की या फिर स्वर्ग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये सब कुछ फिलोसोफर्स ने कहा था। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर इन इंग्लैंड and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people। यानी कि कुछ जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे, जो ह्यूमनिज्म को कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे, जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, सो कुछ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट का नाम बता रखा है जैसे कि थॉमस मोर, जिनका टाइम पीरियड था 1478 से लेकर 1535 एंड जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। एंड दूसरा है इरस्मस, जिनका टाइम पीरियड था 1466 से लेकर 1536, जो कि होलैंड के रहने वाले थे। सो ये जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे, इन्होंने ये फील किया कि ये जो चर्च है वो अब एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, वो अब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है मार्क्ड बाय ग्रीड। यानी कि अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोभ, बहुत ज़्यादा लालच आ गया है, एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। एंड अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्डिनरी लोगों से, नॉर्मल पर्सन से, सामान्य व्यक्तियों से पैसे को एक्सटॉर्ट कर रहा है, पैसे ले रहा है, पैसों को ऑब्टेन कर रहा है। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया था कि क्लर्जी मैन का, जो चर्च मैन है, उनका एक जो सबसे फेवरेट मेथड है मनी ऑब्टेन करने का, वो ये था सेल इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट्स विच अपरेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम द बर्डन ऑफ द सीन्स ही हैड कमिटेड। यानी कि क्लर्जी मैन इंडल्जेंस को बेचते थे। सो इंडल्जेंसेस क्या है बेसिकली? सो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है या फिर आप कह सकते हैं ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बायर्स को ये एश्योरिटी दे रहा था कि आपने जो भी सिन की है, आपने जो भी पाप की है एंड आपके सिर पे जो भी उस पाप का जो बर्डन है, उस पाप का जो बोझ है, जो भार है, जो आपने कमिट की है, उससे आप फ्री हो जाएंगे अगर आप इन इंडल्जेंस को बाय करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रिश्चियन मैन है, सो उस क्रिश्चियन मैन ने अपने लाइफ में जितने भी पाप किए हैं, जितने भी सिन किए हैं, अगर उसे अपने पाप से पीछा छुड़ाना है या फिर अपने पापों का पश्चाताप करना है ताकि उन्हें स्वर्ग में एक जगह मिले, स्वर्ग में उन्हें एंट्री मिले, सो इसके लिए उन्हें इंडल्जेंस को बाय करना पड़ेगा जो कि क्लर्जी मैन बेचा करते थे। सो बेसिकली क्लर्जी मैन के अकॉर्डिंग इंडल्जेंस जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको खरीदेंगे देन आपको एक श्योरिटी मिलेगा कि आपके जितने भी पाप है वो धुल गए हैं एंड आपको हेवन में जगह मिलेगी। सो कितना फालतू का कॉन्सेप्ट लेके आए थे क्लर्जी मैन
किसी डॉक्यूमेंट को बाय करके आपके पाप धुल जाएंगे या फिर आपको हेवन में जगह मिल जाएगी। सो ये सब कुछ प्रैक्टिस चल रहा था, इसीलिए कुछ जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट क्रिश्चियंस थे उन्होंने इसीलिए ही कहा था कि जितने भी अननेसेसरी रिचुअल्स है जो कि चर्च प्रैक्टिस करता है उसे हमें त्याग करना चाहिए, हमें उसको नहीं मानना चाहिए। सो लोगों को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना देते थे, एक डॉक्यूमेंट को बेच के वो लोग पैसा तो कमा ही लेते थे एंड झूठी श्योरिटी दे देते कि आपका जो हेवन में जगह है वो सिक्योर है। सो ये सब कुछ किया करते थे क्लर्जीमैन पैसा ऑब्टेन करने के लिए, पैसा पाने के लिए। फिर बता रखा है क्रिश्चियन केम टू रियलाइज फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस that their religion did not permit such practices। फिर लोगों को पता चलता है, फिर क्रिश्चियन लोगों को पता चलता है, वो लोग ये रियलाइज करते हैं जब वो लोग बाइबल के प्रिंटेड ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं इन लोकल लैंग्वेजेस। सो बाइबल, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एंड ऑर्डिनरी जो लोग थे वो लोग भी अब बाइबल को पढ़ सकते थे। सो जो ऑर्डिनरी पर्सन थे, जो क्रिश्चियन मैन थे, जब वो लोग बाइबल के प्रिंटेड ट्रांसलेशन को पढ़ते थे जो कि बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था ताकि बहुत आसानी से ऑर्डिनरी पर्सन भी उसको पढ़ सके। सो जब उन्होंने बाइबल के प्रिंटेड ट्रांसलेशन को पढ़ा देन उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारा ये जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो ऐसे प्रैक्टिसेस को परमिट ही नहीं करता है, ऐसे रीति रिवाजों को अलाउ ही नहीं करता है। ये सब कुछ बकवास है जो कि क्लर्जीमैन ने खुद अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट किया है। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the tax imposed by the church। और अब यूरोप के लगभग हर एक पार्ट में जब क्रिश्चियन लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि क्लर्जीमैन तो हमें धोखा दे रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, यूरोप के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में जो पीजेंट्स थे, जो कृषि थे, वो लोग रेबेल करते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं अगेंस्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय द चर्च। यानी कि चर्च जो टैक्स इम्पोज करता था पीजेंट्स के ऊपर, थर्ड वर्ग के लोगों के ऊपर, अब ये जो पीजेंट्स है वो लोग रिवॉल्ट करते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं। While the common folks resented the extortion of the churchmen, princes found their interference in the work of the state irritating। यानी कि जो कॉमन पीपल थे, जो कॉमन लोग थे, वो लोग भी चर्चमैन के एक्सटॉर्शन को अब नापसंद कर रहे थे। यानी कि चर्चमैन जो बेफालतू के इतने जो पैसे ले रहा था ऑर्डिनरी मैन से, बेफालतू के झूठी दिलासा देके कि उनका जो हेवन में जगह है वो सिक्योर है, सो झूठी झूठी बात करके जो चर्चमैन पैसे को एक्सटॉर्ट कर रहा था, पैसे को ऑब्टेन कर रहा था। सो अब जो कॉमन लोग थे जिन्होंने ये रियलाइज किया ये सब कुछ बकवास है, सो वो लोग भी अब चर्चमैन को नापसंद करने लगे। एंड इसके साथ साथ जो प्रिंसेस थे, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात की जा रही है, जो नोबल मैन थे, उन लोगों को भी पसंद नहीं आता था कि जो चर्च है वो हमारे स्टेट के मैटर्स में, यानी कि राज्य के मैटर्स में इंटरफियर करता है, अपना दखल देता है। सो प्रिंसेस को भी ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था कि जो चर्च है वो स्टेट के कामकाज में, राज्य के कामकाज में इंटरफियर करता है, दखल देता है। फिर बता रखा है that they were pleased when the humanists pointed out that the clergy's claim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of Constantine, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor। यानी कि ये जो प्रिंसेस थे, जो नोबल्स थे, वो लोग बहुत ज़्यादा प्लीज होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है जब ह्यूमनिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो क्लर्जी मैन है एंड वो जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं कि उनके पास भी जुडिशियल एंड फिस्कल पावर्स है। जुडिशियल यानी कि जजमेंट देने का पावर, वो राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है एंड उनके पास भी जुडिशियल पावर है, वो जजमेंट दे सकता है राजा की तरह। एंड फिस्कल पावर, फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड। सो क्लर्जीमैन जो दावा करते थे कि उनके पास भी जुडिशियल पावर है, यानी कि वो भी राजा की तरह जजमेंट दे सकता है, एंड फिस्कल पावर है यानी कि राज्य का फाइनेंशियल मैटर में वो भी इंटरफियर कर सकता है। सो ह्यूमनिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि क्लर्जीमैन का जो ये क्लेम है कि उनके पास फिस्कल एंड जुडिशियल पावर है, ये बेसिकली कैसे ओरिजिनेट हुआ, यानी कि चर्च के पास, क्लर्जीमैन के पास ये पावर कैसे आया। सो ये पावर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट से आया जिसको डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन कहा जाता है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट था इसको बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर था, जो कि पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर था, उन्होंने इशू करवाया था। सो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में एन एम्पायर
अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन था, जो कि पहले क्रिश्चियन एम्पायर था, क्रिश्चियन रोमन एम्पायर था, एंड उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उसको रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया था। सो उन्होंने ही क्लर्जी मैन को ये पावर दिया था, ये जुडिशियल एंड फिस्कल पावर दिया था, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के थ्रू जिसको डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटीन जो एम्पायर है उनके द्वारा क्लर्जी मैन को डोनेशन दिया गया ये पावर। सो ये जो चीज़ है वो ह्यूमनिस्ट पॉइंट आउट करते हैं, एंड इसकी वजह से जो नोबल्स है वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्लीज होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। क्योंकि जो क्लर्जीमैन के पास ये जो राइट है, जुडिशियल एंड जो फिस्कल पावर है, ये बेसिकली उनके पास जन्म से नहीं है, या फिर वो नेचुरली इस पावर के हकदार नहीं है। इसको बेसिकली जो एम्पायर थे उस एम्पायर ने क्लर्जीमैन को ये पावर दिया था। सो अगर एक एम्पायर क्लर्जीमैन को ये पावर दे सकता है तो दूसरा एम्पायर क्लर्जीमैन से ये पावर ले भी सकता है। सो ये परमानेंट नहीं था कि क्लर्जीमैन के पास ये पावर है यानी ये हमेशा रहेगा, ये बेसिकली एक राजा के द्वारा दिया गया डोनेशन था। सो इस बात को सुनकर नोबल्स लोग बहुत ज़्यादा प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम चाहे तो इनसे ये पावर ले भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। सो 1517 में जो एक यंग जर्मन मॉन्क थे, यानी कि जो एक यंग जर्मन सन्यासी थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, सो वो एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, एक आंदोलन करते हैं अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च के खिलाफ। एंड वो ये कहते हैं कि लोगों को अगर भगवान के साथ, गॉड के साथ अपना कॉन्टैक्ट को स्टेबलाइज करना है, भगवान के साथ अगर अपना संबंध बनाना है, तो इस चीज़ के लिए उन्हें किसी भी प्रीस्ट, किसी भी पंडित, पुरोहित या फिर किसी भी बिशप की, किसी भी पोप की ज़रूरत नहीं है। He asked his followers to have complete faith in God. मार्टिन लूथर ने अपने फॉलोवर्स से ये कहा कि अगर आप भगवान के साथ अपने कॉन्टैक्ट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, अगर आप भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, देन उसके लिए आपको भगवान के ऊपर कंप्लीट फेथ रखना होगा, कंप्लीट विश्वास रखना होगा। For faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. यानी कि faith, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, यही एक इकलौता तरीका है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स का मार्गदर्शन हो सकता है, एंड वो लोग अपने लाइफ को एक राइट लाइफ की तरह जी सकते हैं। साथ ही फेथ के थ्रू ही ह्यूमन बींग्स को हेवन में, स्वर्ग में भी एंट्री मिलेगा। This movement, called the Protestant Reformation, led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and the Catholic Church. So मार्टिन लूथर ने जो कैंपेन किया था, जो आंदोलन किया था, जो मूवमेंट किया था, इसी मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। एंड इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो चर्चेस थे जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड के, उनका जो कनेक्शन था पोप के साथ वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है पोप एंड कैथोलिक चर्च के साथ। In Switzerland, Luther's ideas were popularized by Ulrich Zwingli and later by Jean Calvin. यानी कि लूथर, मार्टिन लूथर के जो ये आइडियाज़ थे जो उन्होंने बताए थे, उनके आइडियाज़ और ज़्यादा पॉपुलराइज्ड होते हैं और ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। एंड उसको कौन प्रसिद्ध करवाता है? अल्रिच ज़्विंगली, जिनका टाइम पीरियड था 1484 से लेकर 1531। एंड फिर बाद में कौन करता है? जीन कैल्विन, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1564। सो ये दोनों जो व्यक्ति थे जो कि बेसिकली स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, सो ये दोनों व्यक्ति लूथर के जो आइडियाज़ थे स्विट्जरलैंड में इसको और ज़्यादा प्रसिद्ध करवाते हैं, उसको और ज़्यादा फैलाते हैं। एंड मार्टिन लूथर का जो ये आइडिया था, यानी जो कैंपेन था, इस कैंपेन को अब मर्चेंट्स भी, जो व्यापारी वर्ग थे, वो भी अब इसके साथ थे, वो भी अब इसको हेल्प कर रहे थे। सो टाउन्स में ये जो मूवमेंट था, ये जो कैंपेन था, ये बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, एंड लोग अपना जो कनेक्शन था क्लर्जी मैन के साथ वो तोड़ रहे थे। बट रूरल एरियाज में, यानी कि गाँव के क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में जो कैथोलिक चर्च था, वो अपना इन्फ्लुएंस को, वो अपने प्रभाव को रिटेन करता है, बनाए रखता है, उसको कंटिन्यू रखता है। यानी कि गांव के क्षेत्र में, रूरल एरियाज में बेसिकली जो लोग रहते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, रिलीजियस मैन होते हैं, जो बेसिकली गांव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं रिलीजियस लाइफ की तरफ। सो कैथोलिक चर्च जो भी उनको बोलते थे वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते थे, एंड उन लोगों को इस बात का बिलीव नहीं था कि जो
क्लर्जीमैन है, जो चर्च है, वो कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए कैथोलिक चर्च का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, वो रूरल एरियाज में बरकरार रहता है। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक द एनाबाप्टिस्ट वेर इवन मोर रेडिकल। सो अब कुछ दूसरे जर्मन रिफॉर्मर्स की बात की गई है, जैसे कि एनाबाप्टिस्ट। सो ये बेसिकली एक ज़्यादा ही रेडिकल मैन थे, एक ज़्यादा ही रेडिकल मनुष्य थे। सो रेडिकल का मतलब या फिर रेडिकल उन लोगों को कहा जाता है जो सोसाइटी में ग्रेट चेंजेस लाना चाहते हैं, एंड इस चेंजेस को लाने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। सो एनाबाप्टिस्ट भी ऐसे ही कुछ एक रेडिकल पर्सन थे। सो उन्होंने क्या किया, ही ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ salvation with the end of all forms of social operation। इसका मतलब कि जो एनाबाप्टिस्ट थे वो सैल्वेशन के आइडिया को, सैल्वेशन यानी कि मुक्ति, मुक्ति के आइडिया को ब्लेंड करते हैं, जोड़ते हैं इस आइडिया के साथ दैट विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन, यानी कि सोसाइटी में जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी क्रूएल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस है, अगर वो एंड हो जाएंगे, अगर वो खत्म हो जाएंगे, देन लोगों को सैल्वेशन मिल जाएगा, लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। They said that since God had created all people as equal, they were not expected to pay taxes and had the right to choose their priest। यानी कि जैसे भगवान ने, गॉड ने सभी मनुष्य को इक्वल बनाया है, सभी मनुष्य समान है, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि सारे जो मनुष्य है वो इक्वल है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने प्रीस्ट को खुद चूज कर सके। साथ ही वो ऐसे पीजन से भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जो कि फ्यूडलिज्म के सिस्टम से बहुत ज्यादा ऑप्रेस थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। सो वो ऐसे पीजन से भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आइडिया को और आगे बढ़ाइए और रिफॉर्म लाइए, प्रोटेस्ट कीजिए। बट जो मार्टिन लूथर थे वो रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जर्मन रूलर्स को ये कहा कि जो पीजन्स रिबेलियन कर रहे हैं, जो पीजन्स विद्रोह कर रहे हैं 1525 में, उसको सप्रेस कर दे, उसको रोक दे। बट रेडिकलिज्म सर्वाइव्ड, बट फिर भी रेडिकलिज्म जो था वो सर्वाइव करता है, वो कंटिन्यू रहता है, एंड मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स इन फ्रांस हु परसिक्यूटेड बाय द कैथोलिक रूलर्स। सो प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली किन लोगों को कहा गया है? सो प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली उन क्रिश्चियन लोगों को कहा गया है जो कि क्रिश्चियन चर्च के ब्रांच से बिलोंग करते हैं। यानी कि क्रिश्चियनिटी, ये जो रिलीजन था, अब ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। पहला था क्रिश्चियन चर्च एंड दूसरा था कैथोलिक चर्च। सो क्रिश्चियन चर्च के ब्रांच में बिलोंग करने वाले जो क्रिश्चियंस थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। सो जो प्रोटेस्टेंट थे, जिनको कैथोलिक रूलर, जो कैथोलिक चर्च के ब्रांच से बिलोंग करते थे, सो जिनको कैथोलिक रूलर्स बहुत ज़्यादा परसिक्यूट करते थे, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किया जाता था। सो इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स ने रेजिस्टेंस किया, विरोध किया, अपोजिशन किया, एंड जो रेडिकलिज्म है वो इस रेजिस्टेंस के साथ मर्ज हो जाता है, ऐड हो जाता है, एंड फिर ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि हर एक लोग का, हर एक पीपल का ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अपने ऑप्रेसिव रूलर को रिमूव कर सके, जो अत्याचारी रूलर है उसको रिमूव कर सके, और साथ ही वो लोग अपने लिए एक न्यू रूलर चूज कर सके जिसको वो लोग लाइक करता है या फिर जिसको वो रूलर बनाना चाहता है। इवेंचुअली क्या होता है, आखिरकार क्या होता है, फ्रांस में और यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो कैथोलिक चर्च है वो प्रोटेस्टेंट्स को अलाउ कर देते हैं कि जिस तरह से वो चूज करे, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से वो वर्शिप कर सकता है, उस तरह से वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। और इंग्लैंड में जो रूलर्स थे उन्होंने जितना भी कनेक्शन था अपना पोप के साथ, क्लर्जीमैन के साथ, वो सारे कनेक्शन को एंड कर देते हैं और किंग और क्वीन ही उसके बाद से चर्च के हेड बन जाते हैं। The Catholic Church itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within। यानी कि कैथोलिक चर्च खुद भी एस्केप नहीं कर पाता है, खुद भी नहीं बच पाता है ये जो आइडियाज थे, जो न्यू आइडियाज आ रहे थे, इसके इम्पैक्ट से, इसके प्रभाव से। So, इसीलिए कैथोलिक चर्च क्या करते हैं, वो खुद अपने अंदर ही रिफॉर्म लाता है, वो खुद अपने अंदर सुधार लाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, स्पेन एंड इटली के जो चर्च मैन थे वो सिंपल लाइफ जीने का जो नीड था, जो ज़रूरत था, उसको महत्व देते हैं। साथ ही वो पोर पीपल, जो गरीब व्यक्ति है, उसको सर्व करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं।
और फिर बता रखा है कि स्पेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इग्नाटियस लोयोला। सो वो एक अटेम्प्ट करता है टू कॉम्बैट द प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स जो रिफॉर्म कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो एक अटेम्प्ट करता है। सो वो क्या बनाता है, द सोसाइटी ऑफ जस्टिस इन 1540 में एक सोसाइटी बनाता है जिसको सोसाइटी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। एंड इस सोसाइटी के जो फॉलोवर्स थे या फिर इनके जो फॉलोवर्स थे उनको जस्टिस्ट कहा जाता है। एंड उनका जो मिशन था वो ये था कि पोर पीपल को सर्व करो, यानी कि गरीब व्यक्तियों की देखभाल करो, उनकी मदद करो, साथ ही उनका जो नॉलेज है दूसरे कल्चर्स के ऊपर भी उसको और ज्यादा वाइडन करो, उसको और ज्यादा एक्सटेंड करो। सो ये सब कुछ मिशन था जस्टिस्ट का। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 10th टॉपिक। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टॉपिक नंबर 11। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस डेट्स दे रखे हैं। सो अगर आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे देन एमसीक्यूज में ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसीलिए आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। सो अब बढ़ते हैं 11 टॉपिक की तरफ व्हिच इज द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10th की तरह। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर 11 टॉपिक। सो बहुत पहले से ही क्रिश्चियन का एक नोशन था ह्यूमन बींग्स को लेकर, मैन को लेकर, उनका एक विचारधारा था, उनका एक बिलीफ था ह्यूमन बींग्स को लेकर, मनुष्य को लेकर, कि जो ह्यूमन बींग्स है वो लोग क्या है, सिनर है, वो लोग पापी है, वो लोग दोषी है। सो इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है। बट उनका अब जो ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये जो विचारधारा था ह्यूमन बींग्स को लेकर, इसको अब क्वेश्चन किया जा रहा है बाय द साइंटिस्ट। सो यूरोप के साइंस में, यूरोपियन साइंस में एक टर्निंग पॉइंट आता है विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। सो कोपरनिकस का टाइम पीरियड था 1473 से लेकर 1543 एंड वो मार्टिन लूथर के ही कॉन्टेम्पररी थे, यानी कि जिस टाइम पे मार्टिन लूथर थे एंड जिस टाइम पे यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था उसी टाइम पीरियड में कोपरनिकस भी थे, कोपरनिकस भी एग्जिस्ट करते थे एंड कोपरनिकस अपने थ्योरीज के ऊपर वर्क कर रहा था। सो कोपरनिकस ने जब अपना थ्योरी जो था वो डिस्कवर किया, जो अपना थ्योरी बनाया, उस थ्योरी के बाद से, उस वर्क के बाद से यूरोपियन साइंस में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। सो जो क्रिश्चियंस थे वो हमेशा से ये मानते थे, ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एक सिनफुल प्लेस है, यानी कि वो एक पापी स्थान है। एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल, यानी कि पृथ्वी में जो इतना ज़्यादा पाप है, इतना ज़्यादा सिन है, सो ये सिन का जो हैवी बर्डन है, इतना ज़्यादा जो भारी बोझ है, जो भार है, इसकी वजह से ही जो अर्थ है वो इमोबाइल है, यानी कि इमूवेबल है, गतिहीन हो चुका है। यानी कि क्रिश्चियंस का बहुत पहले से ये मानना था कि अर्थ एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस में बहुत ज़्यादा मनुष्य रहते हैं एंड सारे मनुष्य क्या है, पापी है। सो इतने सारे मनुष्य रहते हैं एंड इतने सारे मनुष्य ने इतना पाप किया है कि अर्थ इस पाप की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है एंड इसीलिए अर्थ अब मूव नहीं कर सकता है, वो इमूवेबल बन चुका है। सो ये क्रिश्चियंस का पहला विचारधारा था, पहला बिलीफ था। इसके अलावा क्रिश्चियंस ये भी मानते थे that the earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planets. So इन सब के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि क्रिश्चियन ये मानते थे कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो यूनिवर्स के सेंटर में रहता है एंड अर्थ के अराउंड जो बाकी के सेलेस्टियल प्लैनेट्स है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, वो सब रिवॉल्व करते हैं, वो सब घूमते रहते हैं। सो ये क्रिश्चियंस की दूसरी विचारधारा थी एंड इसी को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। जियो का मतलब है अर्थ एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है एंड अर्थ के अराउंड बाकी के जो प्लैनेट्स है, इवन जो सन है, वो रिवॉल्व करता है। बट कोपरनिकस ने जब अपना रिसर्च वगैरह किया, फिर उन्होंने ये दावा किया कि जितने भी प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग द अर्थ, यानी कि बाकी के प्लैनेट्स के साथ साथ जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड रोटेट करता है, सन के अराउंड घूमता रहता है। सो बीच में अर्थ नहीं बल्कि बीच में सन है और सन के अराउंड जो अर्थ एंड जो बाकी के प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, वो रोटेट करते हैं। सो ये थ्योरी प्रपोज किया गया था बाय कोपरनिकस। सो इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। हेलियो का मतलब होता है सन एंड सेंट्रिक का मतलब सेंटर में। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सन है वो सेंटर में है
एंड सन के अराउंड जो बाकी के प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग द अर्थ वो रिवॉल्व करता है, वो रोटेट करता है। बट कोपर्निकस खुद एक क्रिश्चियन थे एंड उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो अपनी थ्योरी को लोगों को बताता है, अगर वो अपनी थ्योरी को प्रिंट करवाता है, देन ट्रेडिशनलिस्ट क्लर्जीमैन का यानी कि परंपरावादी क्लर्जीमैन का क्या पॉसिबल रिएक्शन होगा, वो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे उनकी थ्योरी को लेकर। सो इस बात से वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे, बहुत ज़्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर वो अपनी थ्योरी को लोगों को बताते हैं तो पहले तो कोई उस पर विश्वास ही नहीं करेगा एंड प्लस उनको पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि चर्च जो थ्योरी प्रपोज करता है, चर्च ने जो थ्योरी बताया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, उस जियोसेंट्रिक थ्योरी से कोपर्निकस का हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बिल्कुल उल्टा है। सो इसीलिए कोपर्निकस बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे एंड इसी की वजह से उन्होंने अपना जो थ्योरी था वो किसी को भी नहीं बताया था। फॉर दिस रीजन ही डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट द रेवोल्यूशनरी बस द रोटेशन टू बी प्रिंटेड एंड इसी की वजह से, इस रीजन के कारण कोपर्निकस नहीं चाहते थे कि उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट था, सो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या फिर बुक। सो कोपर्निकस ने जो अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, यानी कि जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, जितने भी रिसर्च किए उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के ऊपर, सो वो सब कुछ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में, एक बुक में लिख डाला एंड उस मैन्युस्क्रिप्ट को कहा जाता है द रेवोल्यूशनरी बस, यानी कि उसका मतलब होता है द रोटेशन। सो कोपर्निकस इसी रीजन की वजह से नहीं चाहते थे कि उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट था द रेवोल्यूशनरी बस वो प्रिंट करवाया जाए, उसको प्रिंटेड करवाया जाए। बट जब कोपर्निकस अपने डेथ बेड पे थे, डेथ बेड से यहाँ पे मतलब है कि जब कोपर्निकस अपनी मृत्यु के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, सो उस टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट को अपने एक फॉलोवर को देते हैं जिनका नाम था जोकिम रेक्टिकस। और फिर कोपर्निकस के डेथ के बाद लोगों को कोपर्निकस की थ्योरी के बारे में पता चलता है। इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग तो सबसे पहले इस आइडिया को, इस थ्योरी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही या फिर शुरुआत से ही क्लर्जीमैन ने उनके माइंड में ये भर दिया है कि हमारा जो अर्थ है वो स्थिर है, वो एक ही स्थान पर रहता है एंड बाकी के जो प्लैनेट्स एंड जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये सब कुछ उन्होंने पहले से ही बता दिया था एंड जितने भी ऑर्डिनरी मैन थे वो बचपन से ही सुनते हुए आ रहे थे। सो किसी भी चीज को जो कि हमें बचपन से ये चीज सिखाया जाता है एंड फिर अचानक से उस चीज के बदले हमें कुछ उल्टा चीज बताया जाता है, देन हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सो उसी तरह जो क्रिश्चियन पीपल थे, इनफैक्ट जो पूरी दुनिया था, उनको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा कि जो अर्थ है वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। It was much later, more than half a century in fact, that the differences between the heaven and the earth was bridged through the writings of astronomers like Johannes Kepler and Galileo Galilei. यानी कि कोपर्निकस के डेथ के बहुत बाद में करीब हाफ ऑफ अ सेंचुरी लोगों को हेवन और अर्थ के डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है थ्रू द राइटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स लाइक जोनाहस केपलर, जिनका टाइम पीरियड था 1571 से लेकर 1630, एंड गैलीलियो गैलीली, जिनका टाइम पीरियड था 1564 से लेकर 1642। सो ये दोनों जो फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे, इनके राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इस बात का विश्वास हुआ जो भी कोपर्निकस ने कहा था एंड फिर उनको और भी बहुत कुछ नई चीजों के बारे में पता लगता है। The theory of the earth as part of the sun-centric system was made popular by Kepler's cosmographical mystery. यानी कि ये जो थ्योरी था कि जो अर्थ है वो सन सेंटर सिस्टम का पार्ट है, सन सेंटर यानी कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। सो ये जो थ्योरी है इसको कौन पॉपुलर करवाता है, इसको कौन प्रसिद्ध करवाता है? सो बेसिकली केपलर, जो जोनाहस केपलर थे, उनके राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इस बात का यकीन होता है एंड जो उनकी राइटिंग था उनका नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। सो उस कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में, उस राइटिंग्स में केपलर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उस राइटिंग में केपलर्स ने ये साबित किया है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, बट सर्कल्स में नहीं बल्कि इलिप्स में रिवॉल्व करते हैं। इलिप्स मतलब कि ओवल शेप।
उन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कल में रिवॉल्व नहीं करते हैं, सर्कल में नहीं घूमते हैं, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्स में घूमते हैं, थोड़े ओवल शेप में घूमते हैं। ये सब कुछ उन्होंने प्रमाण किया था अपने बुक के थ्रू, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। कैपलर्स के कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री के अलावा गैलीलियो का जो द मोशन, जो उन्होंने एक बुक लिखा था, उससे भी हमें फिर यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, डायनेमिक वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। दिस रेवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स विद आइजैक न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि यूरोप में जो साइंस में एक रेवोल्यूशन आया था वो अपने क्लाइमेक्स तक, यानी कि वो अपने शिखर तक, वो अपने हाईएस्ट पीक तक पहुंचता है जब आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है उसको प्रपोज करता है। ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है वो लोगों को बताता है जब ग्रेविटी के बारे में उनको पता चलता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 11 टॉपिक। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। बस 2 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड दोनों ही टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर friends and comment me down कि आपको मेरा explanation कैसा लगा। So see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.